नमस्कार, रात 9 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आज के इस शो में हम बात करेंगे किसानों की आज की हुई बैठक का बेसब्री से इंतजार था। कयास तरह के लगाए जा रहे थे कि आंदोलन आज खत्म हो जाएगा, किसानों में फूट पड़ जाएगी, लेकिन सारे कयास धरे के धरे रह गए। बैठक के बाद किसान निकले तो उनके चेहरे पर जीत की खुशी थी। सरकार को और झुकाने के लिए आगे की रणनीति थी। साथ ही यह तय हो गया कि आंदोलन अभी जारी रहने वाला है। अब इस शो में समझेंगे कि 7 दिसंबर को किसान क्या तय करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री उत्तराखंड के देहरादून में थे। अपने भाषण में उन्होंने विकास की बातों की झड़ी लगा दी और इस मामले में पिछली सरकारों को जमकर कोसा। इधर प्रधानमंत्री विकास का झंडा बुलंद कर रहे थे तो उधर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के बाकी नेता हिंदुत्व पर परचम हिंदुत्व का लेकर आगे बढ़ रहे थे। हम समझेंगे कि क्या चुनाव से पहले बीजेपी हिंदुत्व और विकास की पटरी पर अपनी चुनावी रेल को दौड़ाना चाहती है। इस बीच देश ओमिक्रॉन को लेकर खतरा देश में बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर पहले इस बात की पुष्टि हुई है कि मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली इलाके में साउथ अफ्रीका से लौटा शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित है। इस तरह 3 दिन में भारत में अब तक 4 केस आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि ओमिक्रॉन के इस बढ़ते खतरे के बीच कैसे कोरोना की इस तीसरी लहर को रोका जाए। और इस बीच बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद लगा था कि मानो जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। धीरे धीरे हालात सामान्य भी होने लगे थे। हालांकि इस बीच कोरोना के केसेस भी लगातार सामने आ रहे थे, लेकिन फिर भी हालात काफी संभले हुए थे। कोविड से हो रही मौतों की दर भी काफी नीचे आ रही थी। लेकिन तभी ओमिक्रॉन ने जिंदगी में फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। पहले कर्नाटक और आज गुजरात और मुंबई में ओमिक्रॉन का एक केस मिलने के बाद अब ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। गुजरात में ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। 38 देश अब तक इस ओमिक्रॉन की चपेट में आ चुके हैं। जनवरी में देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जाहिर की जा रही है और अगर तीसरी लहर आई तो फरवरी में इसका पीक भी देखने को मिलेगा, जब रोजाना करीब 1.5 लाख केस आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। हालांकि सरकार भी इससे प्रकोप से बचने को तैयार है, लेकिन सरकार से ज्यादा सावधान हमें और आपको रहना होगा। बहुत सारी सावधानियां बरतनी होंगी और तभी जाकर हम इस तीसरी लहर को मात दे पाएंगे। इधर महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का पहला केस पाया गया है। कल्याण डोंबिवली में 33 साल का शख्स ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाया गया है। हाल ही में यह शख्स साउथ अफ्रीका से वापस लौटा था। भारत में ओमिक्रॉन के अब कुल 4 केस हो चुके हैं। केप टाउन से यह शख्स दुबई आया, दुबई से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई पहुंचा था। हालांकि एक बड़ी राहत इसमें यह है कि यह शख्स जितने लोगों के संपर्क में आया था वो सभी के सभी नेगेटिव पाए गए हैं। ये 35 लोगों के संपर्क में आया था, लेकिन सभी नेगेटिव हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 4 केस मिल चुके हैं। 2 केस बेंगलुरु में, 1 केस आज गुजरात में और आज ही दूसरा केस मुंबई में पाया गया। और अभिषेक शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। अभिषेक, मुंबई पहुंच गया ओमिक्रॉन? बिल्कुल, देखिए इस बात की आशंका पहले से की जा रही थी कि शायद जितने भी लोगों को टेस्ट किया गया है उसका पूरा कहीं कुछ लोगों को पॉजिटिव आ सकता है। देखिए टोटल महाराष्ट्र में तो 33 ऐसे लोगों को पॉजिटिव बनाया गया है, यानी पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि उन तमाम शहरों से आए थे, उन तमाम देश से आए थे जहां पर ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ा है। और उन 30 लोगों में से आज पहला ऐसा आया है कि जो ओमिक्रॉन कंफर्म हुआ है कि ओमिक्रॉन इससे है, और 33 साल का उम्र उस व्यक्ति का है जो डोंबिवली इलाके में स्थित है और डोंबिवली इलाके में रहने वाले हैं और उनके वहां अस्पताल में इस वक्त एडमिट हैं। 24 देखिए जो डिटेल बता दूं आपको, 24 नवंबर को डिटेक्ट हुआ था। 24 नवंबर को यह केप टाउन से वाया दुबई और वाया दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंचे थे और उन्हें जब टेस्ट किया गया था तो कोविड पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद पता चला ट्रेवल हिस्ट्री कि वह तमाम उन देशों से आए जहां पर ओमिक्रॉन खतरा है। और उसके बाद से आज इस बात की पुष्टि हुई है जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए कि वह ओमिक्रॉन के जो बड़ा जो एक आया हुआ उससे ग्रसित है। लेकिन एक राहत की बात यह भी है रोहित की उसे बहुत अधिक सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ उन्हें हल्का बुखार है। यानी 24 नवंबर से एडमिट है अस्पतालों में, 24 नवंबर से हल्का बुखार है, कई अधिक और बीमारी उन्हें नहीं है। लेकिन एक बात यह भी है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट साफ साफ कहा है कि उन्होंने कोई भी वैक्सीन का डोज नहीं लिया हुआ है। इसलिए लोगों से अपील भी किया गया कि लोग वैक्सीन का डोज भी लें। जी ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और मेरे साथ इस वक्त सीनियर क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमितेश आनंद भी जुड़े हैं। मैं उनके पास भी चलूंगा, उनसे समझने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि लगातार इस वायरस के बारे में, ओमिक्रॉन के बारे में यह कहा जा रहा है कि ये 5 गुना 6 गुना ज्यादा तेजी से अटैक करता है, 6 गुना ज्यादा तेजी से वार करता है। उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन आपको देना है। सवाल यह है कि इस वक्त देश में सबसे बड़ा सवाल सबकी जबान पे
तो यही है कि क्या ये ओमिक्रॉन जो वायरस है ये देश में तीसरी लहर की वजह बनने जा रहा है। क्या नए साल की शुरुआत में ही हमें तीसरी लहर से गुजरना होगा? कुछ ऐसी ही आशंकाएं IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने भी जाहिर की हैं। देखिए उनकी आशंकाएं क्या हैं, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दरअसल उन्होंने इस तरह की आशंका जाहिर की है कि ये जो थर्ड वेव है, जिसको पहले ये कहा जा रहा था कि अक्टूबर के एंड में आएगी, फिर कहा गया नवंबर में आएगी, उन्होंने कहा कि ये जनवरी में आ सकती है, फरवरी में तीसरी लहर पीक पर पहुंच सकती है, उन्होंने ये भी कहा है। और ये भी बताया है कि फरवरी में अगर थर्ड वेव आती है तो फरवरी में रोजाना आने वाले कोविड केसेस की संख्या करीब 1.5 लाख हो सकती है। IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने इस तरह की आशंका जाहिर की है। ओमिक्रॉन पर किए डेटा एनालिसिस में उन्होंने बताया है कि तीसरी लहर का खतरा है। कोरोना की दोनों लहर को लेकर प्रोफेसर अग्रवाल का एनालिसिस काफी सुर्खियों में रहा था। नाइट कर्फ्यू और भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं, अगर उसमें अभी से ही बैन लगाने के लिए सोचा जाए तो फिर हो सकता है कि आने वाले वक्त में राहत मिले, वरना हाल सेकेंड वेव जैसा भी हो सकता है। डॉक्टर अमितेश आनंद के पास मैं चल रहा हूं, सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट SCG हॉस्पिटल मेरे साथ हैं। डॉक्टर आनंद, चौथा केस आ गया हिंदुस्तान में, अभी कितना डरना बिल्कुल। या कितना सावधान रहना है और क्या करना है? नहीं, ओमिक्रॉन का खतरा डेफिनेटली लाजमी है। ओमिक्रॉन एक फॉल्स अलार्म नहीं है, अलार्म है ओमिक्रॉन से। और सबसे जरूरी चीज है कि इन्फेक्टिविटी रेट काफी ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है डेल्टा वेरिएंट से। और इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है। हालांकि हमें इसका सीरियसनेस कितना होगा वो अभी फर्दर डेटा में पता चलेगा, पर ये हमें बिल्कुल पता है कि वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और हैंड सैनिटाइजेशन डेफिनेटली काम कर रहा है ओमिक्रॉन पे भी। पर प्रिकॉशन की जरूरत है और घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसा आप पहले बता रहे थे कि डेफिनेटली जनवरी फरवरी में हम इंक्रीज इन केसेस देखेंगे हमारे देश में। तो लेट अस सी हाउ इट गोस, बट आई थिंक देयर इज कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार एक्सपर्ट्स इस बात को कह भी रहे हैं और डॉक्टर अमितेश आनंद ने भी इस बात को एक बार फिर से रिपीट किया है। तो वो लोग जो नहीं अब तक वैक्सीनेट हुए हैं इस बात को समझें कि कितना इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अमितेश आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक इस बात को पहुंचाने के लिए कि सबसे ज्यादा जरूरी है सावधान रहना, क्योंकि सावधानी ही आपका बचाव कर सकती है। तो 22 नवंबर को साउथ अफ्रीका में इस ओमिक्रॉन का, जिसका डर इस वक्त है, पहला केस मिला था और इस वक्त वहां पर 150 से ज्यादा केस हैं। भारत में पहला केस 2 दिसंबर को आया था, 2 दिन में इसकी संख्या बढ़कर 4 हो गई है। इस रफ्तार को समझिए और बेहद जरूरी है कि डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं उसको समझें और सावधान रहें। इस बीच आज कयास ये लग रहे थे कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन किसानों ने तय किया है कि सभी मांगे पूरी उनकी जब तक नहीं होंगी वो अपना आंदोलन खत्म करने वाले नहीं है। आज सिंघू बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा आगे की रणनीति और केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए एक 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को 2 दिन का वक्त दिया है, जिसमें वो MSP कमेटी, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने, मुआवजे और बाकी मांगों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा 7 दिसंबर को एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी। इससे पहले किसान नेताओं ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 702 लोगों की एक लिस्ट संयुक्त कृषि सचिव को भेज दी है, जिसके बदले केंद्र से मुआवजा मांगा गया है। आइए हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज जो किसान आंदोलन में मीटिंग हुई है, यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग हुई है, उसमें क्या बड़ी बातें रही हैं वो आपको वॉल ग्राफिक्स के जरिए मैं समझाऊंगा। मीटिंग आज हुई थी, केंद्र से बातचीत के लिए 5 मेंबर्स की एक कमेटी बना दी गई है। सेंटर की ओर से इसको कहा गया था कि भैया आप एक कमेटी बनाइए, फिर हम उसके बाद आगे बात करते हैं। सरकार को 2 दिन का वक्त दिया गया, कि बता दिया गया कि इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि हमने कमेटी बना ली है, आप लोग के पास 2 दिन का वक्त है, बताइए कैसे बात करनी है। 7 दिसंबर को एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी सिंघू बॉर्डर पर, और मांगे पूरी होने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। इस बात को एक बार फिर से जो किसान है उन्होंने कह दिया है कि जब तक हमारी ये सभी मांगे पूरी नहीं होती हैं आंदोलन हम खत्म करने वाले नहीं हैं। लेकिन हां, बातचीत का रास्ता खुला है, बातचीत सरकार से चलती रहेगी। और आइए अब सुनते हैं राकेश टिकैत को, जिन्होंने कहा कि 2 दिन में केंद्र सरकार आंदोलन को लेकर अपना जो रुख है, जो एजेंडा है, उसे स्पष्ट कर दे, और साथ ही देश भर में किसानों पर जो केस दर्ज हुए हैं उन पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, इसके बारे में भी जानकारी दे। मीटिंग में वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी SKM की है, उसके नाम हम बता देते हैं। ये
राज्यपाल जी हैं, जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले में बात होगी, तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी, वो 7 तारीख को होगी, यहाँ पे ही होगी। 11-12 बजे के आसपास का उसका टाइम रखा गया है। और आइए अब ये समझते हैं कि ये जो 5 मेंबर्स की कमेटी है, इसका काम क्या है, दरअसल ये करने क्या वाली है। ये कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। राज्य स्तर पर सरकार से कौन बात करेगा, ये तय करने का काम भी इसी कमेटी का होगा। कमेटी सरकार से तो बात करेगी ही, उसे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में बताएगी भी। अब ये सुन लीजिए कि कौन कौन से नाम हैं जो इस कमेटी में शामिल हैं। तो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है सरकार से बात करने के लिए। इसमें बलबीर सिंह राजोवाल का नाम है, अशोक धावले का नाम है, शिव कुमार कक्का किसान नेता हैं, इसके अलावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी और युद्धवीर सिंह। ये 5 लोग हैं जिनकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 5 लोग हैं जो अब सरकार से बात करेंगे। आगे एमएसपी को लेकर चाहे बात करनी हो, या बिजली का जो मुद्दा है उसको लेकर बात करनी हो, या मुकदमे वापस लेने का जो मुद्दा है बात करनी हो, ये 5 चेहरे सरकार और किसानों के बीच एक ब्रिज की तरह काम करेंगे। और अब आइए जानते हैं कि किसान नेता शिव कुमार कक्का क्या कह रहे हैं। आज जो मीटिंग हुई है और केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे, वो ये भी कह रहे हैं कि किसान और उनको सहयोग देने वाले सभी लोगों पर केस दर्ज वापस हो। किसानों की मौतों के आंकड़ों के सवाल पर उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो सभी मौतों का हिसाब रखता है, इसके बावजूद सरकार का इसके बारे में पता ना होने की बात कहना गलत है। एमएसपी पर कानून कैसा हो ये बताएंगे। एमएसपी पर कानून सरकार क्या चाहती है उस पर चर्चा होगी। और अब तक किसानों और सरकार के बीच में क्या स्थिति बनी हुई है, किन किन मामलों पर किसान अड़े हुए हैं, इसको समझने की जरूरत है। ग्राफिक्स के जरिए हम ये जानेंगे कि किसान क्या मांग कर रहे हैं और क्या उन्हें अब तक सरकार से हासिल हुआ है। तो ये समझिए, इस समय को समझाने के लिए मैं स्क्रीन पर ग्राफिक्स लेके आ रहा हूं। किसानों की मांग थी कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, बाकायदा पूरा जो वापसी है इनकी ऑफिशियली वो हो चुकी है। किसानों ने कहा कि एमएसपी पर गारंटी कानून चाहिए। उसके बाद सरकार ने कहा कि एमएसपी कमेटी एक बना लीजिए। सरकार ने उसका ऐलान कर दिया एमएसपी कमेटी का, जो किसानों से बात करेगी। किसानों ने कहा कि पराली कानून से किसानों को छूट मिले। सरकार ने कहा कि कानून से छूट करने की मांग हम मान रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। किसानों की ओर से कहा गया कि जो मुकदमे दर्ज हैं इस आंदोलन के दौरान जितने किसानों पर, उनको रोल बैक किया जाए, वापस ले लिया जाए। सरकार ने कहा कि ये मुकदमे वापसी जो है वो राज्य सरकारों का विषय है। हालांकि राज्य सरकारें भी 3 राज्य सरकारें मुकदमे वापस लेने को तैयार भी हैं। किसानों ने कहा कि जो मृतक किसान हैं उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। सरकार की ओर से यह कहा गया, अभी लोकसभा में बाकायदा जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा कि मृत किसानों का हमारे पास आंकड़ा नहीं है, इसलिए मुआवजे का सवाल नहीं है। किसान नेता अशोक धावले ने कहा है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून चाहिए। इसके अलावा लखीमपुर खीरी के जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। जो बकाया मुद्दे हैं, उन बकाया मुद्दों पे सरकार से एक निर्णायक बातचीत करने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर सरकार से बातचीत होगी और एक निर्णायक उस पे पहुंच के 7 तारीख को मीटिंग होगी, जहां पे कमेटी रिपोर्ट करेगी क्या बातचीत हुई। और हमारी उम्मीद है कि तब तक सरकार से एक फैसला होके बातचीत हो जाएगी। कौन कौन लोग हैं इस कमेटी के? कमेटी में हैं सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी, श्री गुरनाम सिंह जी, अशोक धावले जी, ये शिव कुमार कक्का जी और राकेश टिकैत नहीं, युद्धवीर सिंह। राकेश टिकैत जी नहीं है इस कमेटी। युद्धवीर सिंह है, उन्हीं के संगठन से युद्धवीर सिंह जी। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे जल्दी से लूंगा। जो 6 मुद्दे आप लोग लगातार उठा रहे थे, एमएसपी को लेकर, मुआवजे को लेकर, केसेस वापस लेने को लेकर, इन पर भी क्या आज की बैठक में चर्चा हुई और इसको भी आप सरकार से उठाएंगे? इन पर ही तो चर्चा हुई और ये कमेटी वही करेगी। ये कमेटी वो नहीं है जो एमएसपी के सरकार ने 5 नाम मांगे थे, वो कमेटी नहीं है ये इन्हीं बकाया 6 मुद्दों पे सरकार से निर्णायक बातचीत करने के लिए कमेटी। आंदोलन जारी रहेगा? जाहिर है आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, बहुत ही एक उत्साहपूर्ण माहौल में हुई।
बहुत बड़ा जश्न मनाया गया, क्योंकि ये 3 कृषि कानून आखिर में भाजपा के सरकार को वापस लेना पड़ा, रद्द करना पड़ा। उर्वशी खुना इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गई है, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। उर्वशी, ये तो साफ कर दिया है किसानों ने कि आंदोलन तो अब अभी वापस लेने वाले नहीं है। एक कमेटी जरूर बना दी है, लेकिन साथ ही साथ अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 2 दिन का वक्त है, सरकार के पास बात करें हमसे। जी बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे कल की दिन जो है एक कम्युनिकेशन हुआ गवर्नमेंट की ओर से इन संयुक्त किसान मोर्चा के साथ, जिसके बाद ये 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई। आने वाले 1-2 दिनों में 1-2 मीटिंग्स एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट के साथ, जहां पे ये जो 6 मुद्दे हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखे जाएंगे और जो फाइनल एक डिसीजन होगा गवर्नमेंट के साथ औपचारिकता तरीके से और साथ ही में एक कॉन्सेंसस अगर बिल्टअप होता है, उसी को लेकर आगे एक कदम लिया जाएगा। 7 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की वापस मीटिंग होगी, जहां पे ऐलान किया जाएगा कि उनका नेक्स्ट कॉल क्या है। पर हाँ, जबकि इनकी फर्स्ट लाइन ही ये है कि आंदोलन जारी रहेगा, यानी कि रिपील ऑफ फार्म बिल्स अगर हुए भी है फिर भी इनके जो है कुछ कंडीशंस है, टर्म्स है और इनके हिसाब से जो है इनके डिमांड है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए। फिर क्यों ना वो एमएसपी का लेजिस्लेशन होने चाहिए, सिर्फ महज रिपीलिंग ऑफ बिल्स है वो नहीं, वो उसको एक्सपेक्ट नहीं करते। वो ये भी चाह रहे हैं कि किस तरह से आपने सारे इनफैक्ट 6 मुद्दे बता दिए हैं, बट ये भी चाह रहे हैं कि जितने केसेस लगे हैं तो वो भी वापस ले लिया जाए और जो किसान 708 इनके हिसाब से रिकॉर्ड एक लिस्ट बनाई है जो गवर्नमेंट को वो सबमिट करेंगे। 708 किसानों की मौत हुई है और उनको लेकर एक मेमोरियल कहीं पे बनाया जाए, क्योंकि एक एजिटेशन में इन्होंने कहीं ना कहीं अपना सैक्रिफाइस दिया है, ऐसा उनका कहना है। हमने देखा था नरेंद्र सिंह तोमर ने जब लोकसभा में रिप्लाई किया था, उन्होंने बताया था कि उनके पास ना ही किसी किसान के अगेंस्ट केसेस का डेटा है और ना ही किसी के मौत को लेकर डेटा है, इसलिए फाइनेंशियल असिस्टेंस का कुछ नहीं सवाल ही खड़ा नहीं उठता है। और उसी को लेकर जो है ये विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनको जो है इनकी फैमिली को जो है इनका रिहैबिलिटेशन, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना बहुत ही जरूरी है। तो हम देखते हैं कि पिछले कई टाइम से ये लगातार चल रहा है, कोई मिड पॉइंट नहीं है, कोई कॉन्सेंसस नहीं है। हाँ, आज कहीं ना कहीं एक स्टेप दिखाई दे रहा है कि डायलॉग हो दोनों के बीच में। मैं आपको ये भी बता दूं, नरेंद्र सिंह तोमर जब आंसर कर रहे थे रिटन रिप्लाई, उन्होंने ये भी बताया था कि 11 टाइम जो है डायलॉग हुए थे दोनों के बीच में, मतलब दोनों साइड के बीच में, फिर भी आप कभी कोई कॉन्सेंसस नहीं निकला और अब रिपीलिंग ऑफ फार्म बिल्स हुए। अब आगे क्या होगा? तो सारी आंखें इसी पे टिकी हुई है कि आने वाले 1-2 दिनों में किस तरह के दोनों के बीच में बातचीत होती है और क्या गवर्नमेंट एक स्टेप आगे लेती है, क्या किसान एक स्टेप आगे लेता है, ये देखना है। ठीक है उर्वशी, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो फिलहाल किसान आंदोलन पिछले साल शुरू हुआ था 26 नवंबर को और अब इस मोड़ पर आ पहुंचा है, लेकिन इस 1 साल के दौरान क्या क्या हुआ, किस किस तारीख को, ये थोड़ा सा टाइमलाइन आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। तो हम फटाफट एक फ्लैशबैक आपके सामने में लेकर आ रहा हूं। 26 नवंबर को शुरुआत हुई थी इस किसान आंदोलन की। 26 नवंबर 2020 को यह शुरू हुआ था, दिल्ली के बॉर्डर से यह आंदोलन शुरू हुआ था किसानों का। इसके अलावा 8 दिसंबर 2020 को किसानों ने भारत बंद किया था। फिर उसके बाद 12 जनवरी 2021 को कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगा दी गई थी। फिर 20 जनवरी 2021 को कानून सस्पेंड करने का सरकारी प्रस्ताव दिया था। सरकार ने कहा था अभी हम इसको रोक रहे हैं, अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद अगर आगे सब ठीक रहेगा तो लागू करेंगे। इसके बाद 22 जनवरी 2021 को सरकार से आखिरी बार बातचीत हुई थी। ये 11वें दौर की बातचीत थी जब सरकार और किसानों के बीच बात हुई थी। हमने देखा फिर 26 जनवरी जो इसमें मतलब सबसे काला दिन कहेंगे, जब किसानों की ट्रैक्टर रैली हमने देखी, जबरदस्त हिंसा 26 जनवरी के दिन हुई थी, लाल किले तक पहुंच गए थे किसान, वो दिन भी हमने देखा था। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में भी हिंसा हुई। उसके बाद 15 अक्टूबर 2021 को सिंघू बॉर्डर पर एक शख्स की बर्बर तरीके से हत्या की गई थी। 21 अक्टूबर 2021 को रास्ता बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई थी और फिर 19 नवंबर 2021 को कृषि कानून वापस लेने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया और आज कमेटी बना दी गई है। 5 सदस्य इसमें हैं। अब यह कमेटी फर्दर सरकार से अपनी मांगों पर बातचीत करेगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम, फौरन वापस लौट रहे हैं और अब बात करते हैं चुनावी बिसात की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी ने सत्ता में वापस लौटने की उम्मीद लगा रखी है।
बीजेपी का चुनावी मुद्दा हिंदुत्व और विकास है। हिंदुत्व बीजेपी का पहला अहम मुद्दा है, जिसका लिहाजा किसी भी कीमत पर बीजेपी इसे छोड़ना नहीं चाहती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हाल के बयान भी कुछ इसी तरह के संकेत दे रहे हैं। बीजेपी का कोर वोट बैंक हिंदू है। हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी कई धड़ों में बटा है। बीजेपी बार बार हिंदुत्व का मुद्दा छेड़कर अपने वोट बैंक को सहेज कर रखना चाहती है। उधर विकास के एजेंडे पर लगातार एक्टिव भी है। यूपी से लेकर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी विकास की परियोजनाओं की झड़ी लगा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए यही दोनों मुद्दे 2024 में लोकसभा चुनाव में भी अहम रहने वाले हैं। लेकिन हिंदुत्व और विकास के एजेंडे की राह पर चल रही बीजेपी के लिए सत्ता वापसी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि महंगाई का पथरीला रास्ता बीजेपी के लिए रोड़ा बन सकता है। सवाल है कि हिंदुत्व और विकास के एजेंडे के बीच महंगाई क्या बीजेपी की फांस बन गई है? आखिर बीजेपी हिंदुत्व, विकास और महंगाई को कैसे साध पाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब बीजेपी को ढूंढना होगा, और ये वो ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी के लिए कुछ मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश आज अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। चाहे वह देश के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाने के अभियान हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या उत्तर प्रदेश की आस्था को एक नया पंख दे करके यहां की आस्था का सम्मान करने का कार्यक्रम हो। उत्तर प्रदेश आज अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। चाहे वह देश के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाने के अभियान हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या उत्तर प्रदेश की आस्था को एक नया पंख दे करके यहां की आस्था का सम्मान करने का कार्यक्रम हो। किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि यह देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा, या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। तो बीजेपी को छोड़ बाकी पार्टियों के पास अपना अपना तरीका है। किसी के पास जाति है, किसी के पास अपने अपने खास तबके का, लेकिन सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो बहुसंख्यक लोगों की सियासत करती है, और वो किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है, खासकर हिंदुत्व वाले मुद्दे को लेकर। उत्तर प्रदेश में योगी के आने के बाद कैसे बदलते प्रतीक भगवा परचम बुलंद कर रहे हैं, वो देखिए आप। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया। मुगलसराय स्टेशन का नाम बदला गया और उसका नाम बदलकर किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। इसके अलावा अयोध्या में हम देख रहे हैं कि जब से योगी सरकार आई है तब से देव दीपावली का आयोजन लगातार किया जा रहा है। सहारनपुर में देवी शाकुंभरी विश्वविद्यालय का भव्य का शिलान्यास अभी किया। इसके अलावा भव्य काशी कॉरिडोर लगभग तैयार हो चुका है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जाने भी वाले 13 तारीख को काशी। इसके अलावा अयोध्या में लगातार विकास कार्यों की झड़ी लगाई हुई है बीजेपी सरकार ने। इससे योगी सरकार ने यह साफ संदेश दिया है कि बीजेपी के शासन में ही हिंदुत्व का परचम बुलंद रह सकता है, और वो इस बात को कहने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार चली गई तो एक बार फिर से हिंदू समाज अलग थलग पड़ जाएगा। और रजनीश मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, और इंडिया न्यूज के एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आलोक जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रजनीश के पास चल रहा हूं। रजनीश, अब जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है उसको देखकर यही लग रहा है कि विकास की तो वो हम देख रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, बहुत सारे उद्घाटन हो रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व पैरेलली चल रहा है साथ में।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए स्लॉग ओवर का मैच हो गया। जिस तरह स्लॉग ओवर में बैट्समैन खूब बल्लेबाजी करता, उसी तरीके से ये जिस तरीके से यहाँ जो विपक्ष का डर था कि कहीं ये विकास का मुद्दा हटा के हिंदू मुस्लिम ना हो जाए, लगातार आप नेताओं के बयान भी सुन रहे हैं कि इनको लग रहा है कि बहुसंख्यक जब भी बड़े नेताओं के भाषण में जिक्र जरूर करते हैं कि जो पहले होता रहा है 2017 से 2021 के बीच देख लीजिए, वो हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण का कार्ड जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से खेलती रही है, इनके हाथ में है। हालांकि अब विकास की भी बात किया जाए तो इनका नारा ही है राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर हम जनता के बीच जाएंगे और 2022 में सरकार को बचा के रखेंगे, क्योंकि 2000 जो लोकसभा 24 का लोकसभा का चुनाव होगा, पता है कि जब तक उत्तर प्रदेश की लगाम टाइट नहीं रहेगी तब तक दिल्ली की सियासत में कोई मतलब नहीं रह जाता। पूरा जोर है, चाहे हम योगी आदित्यनाथ जी के भाषण की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, चाहे इनके जो छुट भैया नेता है उनकी बात करें। और समाजवादी पार्टी हमेशा से आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी के दो काम है, नाम बदलना और फीता काटना दूसरे कामों का, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अगर विकास की बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड समय पर तैयार हुआ, जिस पर भी लेकर विपक्ष हमेशा से विवाद करता रहा है। जरूर कुछ ऐसी कामें हुई है, लेकिन जो जिसका डर था, सबको डर था, विपक्षी पार्टियों को खासकर जोर था, डर था कि 2022 का जो चुनाव होगा कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण ना हो जाए। तमाम तरीके से हमेशा से नेता डर सताते रहे, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, और कभी कभी बसपा का ट्वीट भी ऐसा ही होता था मायावती जी का कि विकास पे चर्चा न करके कहीं ना धार्मिक ध्रुवीकरण न कराते, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी की अगर बात करें तो पता है कि लोकतंत्र में संख्या बल का मामला ही सब कुछ होता है, और अगर बहुसंख्यक एक जगह ध्रुवीकरण हो जाएगा तो विकास को शून्य भी करेंगे तो सत्ता 2022 में किसके हाथ में रहेगी तय है। समाजवादी पार्टी डर रही है। जी ठीक है, रजनीश आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य का रिएक्शन दिखा रहा हूं पहले, फिर उसके बाद मैं आलोक जी के पास जाऊंगा सवाल लेकर। और बात यह है कि सिर्फ प्रतीकों तक सीमित नहीं है जो बातें जो हो रही है ना इस वक्त, जो सारी चल रही हैं, तीखे तेवरों और तीखे बयानों का खेल भी खुलकर चल रहा है ताकि पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण में किसी तरह की कमी न रहे। दिल्ली पिछले 3 से 4 दिनों से केशव प्रसाद मौर्य किस तरीके से देखिए माहौल बना रहे हैं, वो देखना जरूरी है। मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं, लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा करने तो शिकायत करने भी बन जाना है कि धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। और मैं सीधा आलोक मेहता जी के पास चल रहा हूं, इंडिया न्यूज आज समाज के एडिटोरियल डायरेक्टर। आलोक जी, लग रहा है कि बहुत एक स्ट्रेटजी के साथ जो है बीजेपी वो आगे बढ़ रहे हैं इन चुनावों में, और सबको ऐसा लग रहा है कि उनके काम बहुत अच्छे से समझा दिए गए हैं, बांट दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को हम लगातार देख रहे हैं कि विकास की बात वो कर रहे हैं, परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, एक विकास की छवि पेश कर रहे हैं। बाकी जो नेता हैं वो पोलराइजेशन में लगे हैं, चाहे फिर वो केशव प्रसाद मौर्य हों या फिर अनुराग ठाकुर हों जो दंगा और दंगल की बात करते हैं, या फिर साक्षी महाराज हों। जहां तक मैं समझता हूं, केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से कर रहे हैं, अचानक उन्होंने तेजी से ये अपना प्रवास शुरू किया है, और ये उनको लगता है कि बाद में वो मुख्यमंत्री पद के पहले भी दावेदार थे। अब उनको लगता है कहीं चुनाव के बाद हो सकता है योगी जी का और कोई तरक्की हो और उनको ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए, कहीं ना कहीं ऐसी आशंका मुझे लगती है। और इसलिए वो कुछ ज्यादा ही बढ़ करके मोर लॉयल देन किंग जैसी भाषा में ज्यादा कट्टर वाली बातें कर रहे हैं। दूसरा, मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकास की बात पे जोर देते हैं और योगी जी भी देते हैं, लेकिन
साथ में देखिए योगी जी तो महंत रहे हैं, उनका एक धार्मिक आस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ पुराना लगाव है, उनकी भावनाएं भी साथ में है। लेकिन ये करने से ज्यादा लोगों के लिए जोर रहता है विकास का कि हमारे लिए क्या मिला, हमारे इलाके के लिए क्या मिला। और भारतीय राजनीति में नरम दल गरम दल आप ये कहिए उस जमाने से, आजादी से पहले से था जी। और तब भी हिंदू महासभा के लोग भी कई बार उसी एक संगठन में होते थे आंदोलन में, और दूसरे लोग भी होते। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, एक गरम दल हो जो उग्र तेवर अपनाए हिंदू धर्म को लेकर के, और दूसरा विकास की बात करे। ये रणनीति, और इसके लिए एक जरूर मैं कहूंगा, ये क्यों ज्यादा हो रहा है, हम कौन बड़ा कट्टर हिंदू हो सकता है या हिंदू को कौन रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए शिवसेना कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस के राहुल गांधी जी कभी जनेऊ दिखाते हैं, कभी प्रियंका जी मंदिर जा रही हैं, कभी दूसरे नेता जो है केजरीवाल जी यही कर रहे हैं। तो इस समय बीजेपी को ये बताना जरूरी है कि असली तो हिंदू हम हैं भाई, ये कहाँ से आ गए नकली हिंदू, ये उनकी पार्टी के लोग भी मानते हैं। तो कल भी बीजेपी हमने इंडिया न्यूज में जो इंटरव्यू दिखाया, खुद मणिशंकर अय्यर ने कहा कि वो तो आपको नकली हिंदू मानेंगे जब आप ज्यादा हिंदू करेंगे। लेकिन इस दृष्टि से बीजेपी तो कभी छुपाती नहीं है कि भाई हमारा एक अपना ये धर्म के प्रति आस्था है। और लेकिन प्राथमिकता जो होगी चुनाव में, ये गलतफहमी जिसको भी रहेगी, लेकिन कि विकास और काम को आधार पर संकट जो भी कठिनाइयां हैं उसको उबारने में जो कुछ काम किया गया है वोट उसके बल पर मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। जी ठीक है आलोक जी, आप साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस आके लौटूंगा। लेकिन आपको बता दें कि जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के दूसरे नेता हिंदुत्व पर जोर दे रहे हैं, वहीं विकास की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रखी है। गति शक्ति की है, 2 गुनी 3 गुनी तेजी से काम करने की है। सालों साल अटकी रहने वाली परियोजनाओं, बिना तैयारी के फीता काट देने वाले तौर तरीकों को पीछे छोड़कर आज भारत नवनिर्माण में जुटा है। 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत में कनेक्टिविटी का एक ऐसा महायज्ञ चल रहा है जो भविष्य के भारत को विकसित देशों की श्रृंखला में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। यहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO सुविधा बनेगी, जो देश विदेश के विमानों को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। और सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य नहीं, आज तो बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में विकास की बात करते करते खास तबके की बात उन्होंने की है। साफ है कि विकास और हिंदुत्व की पटरी पर बीजेपी ने अपनी चुनावी रेल का इंजन तैयार कर लिया है। हाल फिलहाल के बीजेपी नेताओं के ये बयान देखिए, जिसमें धार भी है और विरोधियों पर वार भी है। अब्बा जान चाचा जान के उपदेशकों से हमें निपटना आता है, ये बात कही योगी आदित्यनाथ ने। अमित शाह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब दंगों के डर से पलायन नहीं होगा। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि अवैध कत्लखाने बंद कराए जाएंगे और गो हत्या पर अंकुश हमने लगाया है। यूपी में शाहीन बाग बनाने वालों के लिए पोस्टमार्टम हाउस तैयार है, ये सुरेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया। ये जो बयान इस तरह के आए हैं पिछले कुछ एक दिनों में, इन बयानों से साफ है कि चुनाव से पहले ये आलम है, तो चुनाव के आने के बाद क्या होगा। आलोक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आलोक जी के पास चल रहा हूं। आलोक जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन लग रहा है कि घूम फिर के ये सब कुछ ये हिंदू मुसलमान इसी के इर्द गिर्द घूमेगा ये चुनाव। जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि चुनाव को उसी ओर धकेला जा रहा है। ये अभी जैसा हम बात कर रहे थे, रजनीश ने बताया कई जगह जहां पर विकास की योजनाएं इम्प्लीमेंट हुई, और इसलिए इसमें डिपेंड करेगा कितने विधायकों के पत्ते बदले, उनको कैसे उनके टिकट कटते हैं जो सत्ता में है। यदि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, आपकी बात ठीक है, मुद्दे तो ये भी रहेंगे, लेकिन बार बार यदि कोई महंगाई की बात करेगा, कोई अपने क्षेत्र में पुल नहीं बना, सड़क नहीं बनी। विधायक देखिए, संसदीय चुनाव नहीं है, लेकिन ये लोग हैं कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे। ये सबसे बड़ी बात है। और कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ को क्रेडिट जाती है मुख्यमंत्री के नाते, और इसी बात को प्रचारित भी किया जा रहा है। ये जो माफिया की बातें कर रहे हैं,
उसको देखिए, उसके दोनों अर्थ हैं। जो माफिया कहीं भी सक्रिय था, कई इलाके ऐसे हैं, सारे देश जानता है, वहीं से मुंबई तक लोग गए, कहां कहां पर उनके तार जुड़े रहे, जो अपराधी गिरोह के साथ चले गए। लेकिन समाज में ऐसा नहीं है। समाज में आप लखनऊ राजनाथ सिंह जी जहां को रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखिए वहां कितने अल्पसंख्यक है, उसके बाद भी वोट मिलता है बीजेपी को। भोपाल में दिग्विजय सिंह जो है 5.5 लाख से हारते हैं। तो ये कहना कि इस खाली धर्म के आधार पर या इससे भावनाएं भड़काने से मिलेगा, ये ठीक है कि वो एजेंडा ऐसा देते हैं ताकि दूसरा आदमी उस एजेंडे को न ले सके। कल तो शिवसेना भी बीच में तो कहती थी कि हम भी यूपी जाएंगे। तो शिवसेना तो कहती थी कि भाई हमने तो ये ढांचा गिराने का काम भी अयोध्या में हमने किया है। वो तो खुद ही दावा, कभी बीजेपी ने नहीं किया है, वो तो ये दावा करते थे। आज वो कांग्रेस के साथ है, तो हिंदू वो जाकर के हो सकता है कि ठाकरे जो है वो कांग्रेस के साथ झंडा फहराने वहां पर मतलब अपना चुनाव प्रचार में आ जाए प्रियंका गांधी के साथ। तो ये जो घालमेल है, बीजेपी इसलिए अपनी कट्टर जो विचार है उसको भी साथ में जरूर प्रचारित कर रही है, लेकिन अपने विधायकों के काम, सरकार के काम और प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आपने देखा उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, बल्कि उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री हटाने पड़े, तीसरे बने, और इसलिए वहां पर लगता है कि कहीं और जो समस्याएं न दिखाई दे, और वहां सीधा टक्कर है, वहां ज्यादा पार्टियां नहीं है। आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसलिए विकास को प्रधानमंत्री जोर दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं। जो काम किया गया, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में खास करके किसानों के लिए भी जितनी अभी सुविधाएं दी गई है, जितना लाभ गांव सीधे उनको बैंक में मिला है, चाहे उनके मकान बनने के काम हो, तो ग्रामीण वोट को भी बीजेपी ने कैप्चर किया है। वहां फिर जात बिरादरी से ऊपर उठ करके फायदा मिलता है। लेकिन आलोक जी, आपने ये बात की, लेकिन फिर आज विकास की बात भी की प्रधानमंत्री मोदी ने। उत्तराखंड में जो बात की उन्होंने, विकास की बात भी की, लेकिन साथ ही साथ फिर एक बात उन्होंने वही छेड़ दी कि एक खास तबके को आगे बढ़ाया गया। उस खास तबके का जिक्र कहीं ना कहीं कर ही दिया नरेंद्र मोदी ने बातों में अपनी आज। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, वो तो ये मानते हैं कि एक वर्ग जो इस तरह का उत्तेजित होता रहा है, और यदि उस वर्ग से लेकर के ये अनुभव है देश के कुछ हिस्सों में, जहां पर महसूस किया जाता था कि भाई उनके दबदबे को तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस या दूसरी पार्टी की जो सरकार है, बीएसपी, समाजवादी जो दावा करते हैं, वो उनको संतुष्ट के लिए मुकदमे उनके नहीं चलाते थे, उनको छूट देते थे। और हर पार्टी में वैसे आए हैं, लेकिन ऐसे जो लोग जिनकी बात उस तबके के लोग हों, वो यदि उन पर कई केसेस है जो जेल में भी हैं, उनको भी यदि प्रमुखता देते हैं, तो इसलिए उस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जरूर उठाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ठीक। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक जी और रजनीश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास पुरुष की छवि को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी छवि को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि आलोक जी ने भी कहा कि वोट मिलेगा तो वो प्रधानमंत्री की छवि के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो हमने देखा अभी पिछले दिनों, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, उसका उद्घाटन हो, फिर या फिर जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास, और अब 13 तारीख को जो काशी कॉरिडोर बनने वाला है, इसके जरिए कहीं ना कहीं जो चुनाव है यूपी का, उसको साधने की कोशिश होने वाली है। 7 तारीख को ये जो काशी कॉरिडोर है उसका उद्घाटन होने वाला है। आज इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।